चैप्टर कंप्लीशन पे था ना हमारा। बताओ ज़रा, पेज नंबर 32, लगभग लास्ट पे आ गए। प्रांतीय प्रशासन 28 पे, 38 पे। अच्छा, वो 32 बता रहा था लड़का। 38, 37 कंप्लीट हो गया। गजे सिकंदरी और ये जो धन मिलता था इसमें राजा का हिस्सा, ये पढ़ लिया हमने। ठीक है, पेज 37 कंप्लीट है। 38 पर पहला पॉइंट देखो। ठीक है, अच्छा, कोई बात नहीं, हमने तो लगभग सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, कुछ नया तो है नहीं। अब तुम्हारा ना ये जो मेरी 2 क्लासेस लगती थी ना, मंडे से ये 1 क्लास बन जाएगी। अब मेरी 2 क्लास नहीं होंगी, 1 होगी। कोई बात नहीं, हम पहले पॉलिटिकल पूरी करेंगे अब, ठीक है। हिस्ट्री को थोड़ा सा एक विराम देंगे, एक ब्रेक देंगे। अब जब ये इसीलिए क्योंकि बहुत लंबे लेक्चर्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबे। तुम्हें नहीं लगता, लेकिन बहुत सारे बच्चे ना इंग्लिश की तो एक ही है, वो तो 8.5 तो ऑप्शनल है, और क्या ऑप्शनल है। मतलब इसको चलने दें 2 को। फिर तुम्हारे बाद है ना बहुत सारे राजस्थान यूपी में ना अलग क्लासेस, उनकी हिंदी विंदी भी पढ़ते हैं वो, तो फिर बहुत लंबा तुम्हारा। अब पेपर कम से कम 2 महीने तक तो पेपर है नहीं अभी। मई में सुनने में है, अगर हुआ तो अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं हो जाए। मार्च और अप्रैल इन दोनों महीनों में तो तुम्हारा पेपर अभी उम्मीद नहीं है होने की। और तुम्हारा सिलेबस लगभग कंप्लीशन पे, ऐसे मत चिंता करो कि तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ। अगर तुम लोग थोड़े से कॉन्शियस हो तो मैंने ना यूट्यूब पे पूरी मॉडर्न इंडिया पढ़ा रखी है, पर तुम इतने भले हो नहीं शायद कि तुम पढ़ते होगे। कोई बात नहीं, उस पढ़ाई में और इस पढ़ाई में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। सोशल साइट पे पढ़ाई वैसी नहीं हो पाती जो पढ़ना जिसको बोलते हैं, क्योंकि ना तो कोई किताब होती है और फिर चीज़ें ना कॉन्सेप्चुअली बताई जाती हैं। अच्छा, आज तो इसमें सिस्टम दूसरा है ना। फाइनली मैंने भी सीख ही लिया ये, है ना। चलो, हाँ, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई ये सीखना भी। चलो, तो मैं क्या बात कर रही थी कि मंडे से आपका 1 लेक्चर रहेगा और उसमें मैं पहले पॉलिटिकल कराऊंगी, क्योंकि देखो हिस्ट्री के 3 पार्ट में से लगभग 1.5 हमारा कंप्लीशन पे आ गया। एक तो हमने पूरा पढ़ लिया, इसका भी दिल्ली सल्तनत आप लगा लो 1526 के बाद जो आधुनिक स्टार्ट होगा, तो इसमें ना देखने में चैप्टर्स ज़्यादा हैं लेकिन बहुत जल्दी भागेंगे ये, क्योंकि आपका एक बार बाबर वाला जो साम्राज्य स्टार्ट होगा तो भाजसा पढ़ने में हमें कितने दिन लगने हैं। ये कहानियाँ हैं, हार्डली 3-4 दिन में कंप्लीट। फिर इनका प्रशासन मैं साथ साथ बताती चलूँगी, जैसे अब जो पढ़ रहे हैं ये तुम अलग नहीं पढ़ रहे, जो मैंने दिल्ली सल्तनत के राजाओं के टाइम में बातें बताई वही तो पढ़ रहे हो अब इकट्ठे। ऐसे ही ये है, ये हार्डली 4 से 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और औरंगज़ेब के बाद तो बचेगा ही कितना, फिर तो ये मराठे, सिख और हैदर अली वगैरह, हार्डली ना 15 दिन की कहानी है। अगर हम सोचे 15 दिन शायद लगेंगे नहीं, क्योंकि भाई ये ना लूज हो चुका है इसका, तो इसको आप अलग ही कर दो। इसकी वैसे भी ज़रूरत क्या है इसकी ज़रूरत है कुछ? ठीक है, कोई बात नहीं। वो भैया इतना काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इंग्लिश वाले सर जो ना बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों पे, बहुत अच्छे रिव्यूज़ आते हैं। क्या तुम नहीं पढ़ोगे तो टक टक चलेगी, लेकिन सर मेहनत करते हैं। देखो सारे टीचर्स मेहनत करते हैं, कोई एक नहीं। सुनील सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत। और हाँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं सुनील सर, वही तो है। तो अब चलो, तो मैंने अपना मैसेज कन्वे कर दिया। कल क्लासेस ऐसी की ऐसी रहेंगी, मंडे को तुम्हें हिस्ट्री की किताब नहीं लानी, इसलिए इस टॉपिक को पूरा कर ले। सर क्लास चल पड़ी अब? ठीक है, पेज नंबर 38 पे आ जाओ। और 37 हमने कंप्लीट किया था कल, ये गज ए सिकंदरी वाला है ना। ये सब मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है, सिर्फ इसको फाइनल टिक मार्क कर रहे हैं हम। पेज 38 पर पहला पॉइंट, सल्तनत काल में कर नकद और अनाज दोनों रूपों में लिया जाता था। नकद कर किससे लिया जाता था? जो साउथ इंडिया था ना, वहाँ से आए।
और जो उत्तर भारत था इससे इससे नगद, मतलब ये दान, ये अनाज वगैरह, धान या जो भी मिले। अगला टिक करना रहट। रहट हम जानते हैं ना, पानी सिंचाई में यूज होता था। रहट का पहला विस्तृत लिखित विवरण बाबरनामा, पेपर में आ जाएगा। नहर का पहला विस्तृत लिखित विवरण किसके टाइम का है? नहीं नहीं, नहर नहर तमसुली नहर थी महापद्म नंदन के टाइम में। तुम्हें किसने बताया? खारवेल। कौन था ये? चेदी वंश का राजा था। हाथी गुम्फा अभिलेख, वहां पहली बार एक नहर का नाम लिखा मिला, तमसुली नहर। तो जैसे तमसुली नहर पहला लिखित विवरण है ना, ऐसे रहट भी एक सिंचाई का साधन था, जिसके बारे में पहली बार किस किताब में लिखा गया? बाबरनामा। किसने लिखी है? बाबर ने। और बाबर जो है ना, तुजू के बाबरी भी है, बाबरनामा वो एक ही चीज़ है। इसने फारसी भाषा में लिखी और हमारे देश में ऐसा था, इसने ये बताया, तो उसके बारे में तुम्हें बता रहे हैं। टिक कर लो। रहट के पास ले, सिंचाई का साधन है रहट का पहला विस्तृत लिखित विवरण बाबरनामा में। यही लिख लो तमसुली नहर का विवरण, ताकि तुम्हें याद आ जाए। ये प्राचीन भारत था तमसुली नहर। किसने? खारवेल। खारवेल कौन से वंश का राजा था? चेदी वंश का। चेदी वंश के खारवेल शासक। और कौन सी वो अभिलेख था, क्या नाम था उसका? हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा अभिलेख। ये सब तुम्हें प्राचीन भारत में लिखा और पढ़ा हुआ देख के आए हो तुम। चेदी वंश के खारवेल शासक हाथी गुम्फा अभिलेख में तमसुली नहर का लिखित विवरण। और क्या लिखवाया? ये किसने खुदवाई थी ये नहर? ये खुदवाई थी हमारे महापद्म नंद ने। महापद्म नंद। चलो इसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो पहला लिखित विवरण रहट का बाबरनामा में। इसके बाद चौथी लाइन टिक कर लो, ये बीच का कुछ काम का नहीं है। संभवतः रहट का प्रयोग दिल्ली सुल्तानों के युग में ही प्रारंभ हुआ, क्योंकि प्राचीन इतिहास में रहट शब्द नहीं आया। तो शायद किस काल का है रहट? दिल्ली सल्तनत का। नहरों पे भी काम किया था ना, कृषि पे भी काम किया था, उसी का तो पार्ट है ये। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक कर लो। रेशम के कीड़े पालना। क्या रेशम के कीड़े पहले से पाले जा रहे हैं? कुषाण शासक कनिष्क के टाइम में रेशम मार्ग था, पहली शताब्दी। अब तो पाले ही जाएंगे, ये टिक कर लो। रेशम के कीड़े पालने की प्रथा दिल्ली में ही प्रचलित हुई, मतलब मध्यकाल में। वैसे प्राचीन काल में कनिष्क के टाइम में भी थी। नेक्स्ट टिक करना। पूर्व मध्यकाल की तुलना में सल्तनत काल में सिक्कों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। पूर्व मध्यकाल याद करो, राष्ट्र ये कूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल, चोल, चेर, पांड्य, पल्लव, ये थे ना, वातापी, बादामी, वेंगी, कल्याणी। तो उस टाइम पर क्या बहुत ज़्यादा सिक्के मिले होंगे। सबसे ज़्यादा सिक्के अब तक किस काल में पढ़े हमने? गुप्त में, क्योंकि गुप्तों का टाइम पीरियड भी लंबा था और टेरिटरी भी ज़्यादा। लेकिन जब मध्यकाल की स्टार्टिंग होनी थी, यानी 8वीं शताब्दी के आसपास, जब 736 में क्या बसाई गई थी? और फिर देखो थानेसर, कन्नौज पे लड़ाई झगड़े, त्रिकोणीय पक्ष और ये सब चीज़ें। उस टाइम में कहते हैं कि ज़्यादा सिक्के नहीं थे। अब सिक्के दोबारा किस काल में बनेंगे? मध्यकाल। और हमने देखा तो जीतल, टका, शशगनी, अद्धा, विक, ये इनके नाम थे ना, वही बता रहे हैं। ये अंडरलाइन कर लो। तो पूर्व मध्यकाल के पास लिख लो। क्या लिखोगे? 2-4 यहाँ, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, ताकि तुम्हें याद आ जाए। वो सब पूर्व मध्यकाल था, मतलब मध्यकाल की स्टार्टिंग थी 200-300 साल की तुलना में सल्तनत काल में सिक्कों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। और सल्तनत काल के सिक्के तुम्हें पता ही हैं सारे। चलो इसके बाद एक पॉइंट छोड़ के अगले पॉइंट में पढ़ना। सल्तनत काल के कुछ अन्य तकनीकी आविष्कारों में एक आविष्कार कागज निर्माण भी है। ये कागज निर्माण तुम्हारे यहाँ पहले नहीं था क्या? फिर हम किस चीज़ पे लिखते थे? ताड़पत्रों पे। हमारे पास ताड़पत्र थे। ये कागज विदेश से आया है। कागज चीन में डेवलप हुआ, किताब का निर्माण भी चीन में, और रेशम भी चीन से, फिर ये तुम्हारे देश में आए। टिक कर लो, कागज निर्माण। अमीर खुसरो, क्यों पढ़ रहे थे हम इसको? 7 सुल्तान, बलबन के बेटे के दरबार में था, फिर 7 सुल्तान, यहाँ टिक कर लो। अमीर खुसरो, 13वीं शताब्दी के अंत में कागज का उल्लेख किया गया। यहाँ लिख लो 7 सुल्तान, बलबन के बेटे के राज से लेकर और तुगलकों तक का राज देखेगा ये आदमी। दुनिया मरेगी लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बैठा रहेगा, क्योंकि ज्ञान है ना, ज्ञान के दम पे इसकी इज्जत थी। इसके बाद आ जाओ मध्यकालीन उद्योग और प्रमुख व्यापारिक केंद्र। क्या व्यापार बहुत बड़े लेवल पे हुआ होगा मध्यकाल में?
अगर नहीं होता तो अटैक्स क्यों होते, व्यापार ना होता तो पैसा कहाँ से आता, व्यापार बढ़ता है तभी क्या पड़ते हैं, कर। और बड़ी सेना रखने के लिए क्या कर बढ़ाने पड़ते हैं, तुम याद करो, खुरासान अभियान, कराचल अभियान, सांकेतिक मुद्रा, ये सब क्या निशानी है कि इस टाइम पे व्यापार था या नहीं था, था व्यापार। इसमें तीसरे पॉइंट पर आ जाओ। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में व्यापारिक गतिविधियां चरम पर रही, बहुत ज़्यादा व्यापारी इधर से उधर व्यापार का लेन देन, तभी मैंने एग्जाम्पल दिया खुरासान, कराचल, ये पैसा है तभी तो आप अभियान चला रहे हो, वरना क्यों चलाओगे। नेक्स्ट टिक करना, लोदी स्वयं ही एक व्यापारी वर्ग थे, और कहाँ से आए थे ये, अफगानिस्तान, लिख लो यहाँ अफगानिस्तान। तो ये जो विदेशी थे ना, ये व्यापारी थे बहुत सारे। तो इसके बाद 3 पॉइंट छोड़ दो, चौथा टिक करना, देवल गुजरात व्यापारिक दृष्टि से मध्यकाल में समृद्ध था, एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था। और क्या गुजरात और राजस्थान पे किसी बड़े दिल्ली सल्तनत के राजा ने अटैक करके, अलाउद्दीन खिलजी, याद है, राजा थे वहाँ के, और फिर उनका अटैक किया उन्होंने, ये नवीन मुसलमान भाग गए, उनको शरण दी, फिर वो फंसे थे ना, वही इलाका ये। तो देवल जो था गुजरात का अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। नेक्स्ट टिक करना, खंबात का रेशम, खंबात की खाड़ी ऊपर वाली है या नीचे वाली, खंबात की खाड़ी नीचे वाली है, कच्छ की खाड़ी ऊपर वाली है। खंबात का रेशम मूल्यवान वस्तुओं में से एक था जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने नियंत्रण लगा दिया था, क्योंकि अलाउद्दीन ने पहले अटैक किया था, कौन से हिस्से पर, राजस्थान, राजपूत और गुजरात। फिर याद है देवगिरी भी गया था ये, और इस पूरी बेल्ट से इसने कहाँ तक का रास्ता निकाला था, दक्षिण का। पर दक्षिण पे अटैक करके सिर्फ टैक्स बंधवाया था, पैसा, वहां पे राज नहीं किया। किसने राज किया, एमबीटी, और एमबीटी की गलती थी, इतना बढ़ा लिया एरिया को कि उसके कंट्रोल में नहीं आया, ये टिक कर लो। तो खिलजी के नियंत्रण में था मूल्यवान रेशम का जो व्यापार था। अनहिलवाड़, हम पहले पढ़ के आए ना, अनहिलवाड़ कोई युद्ध हुआ था, अनहिलवाड़ किसका था, कैसे याद रखोगे, गौरी की भारत में फर्स्ट हार, कौन से सन की है ये, 1178। एक विधवा औरत थी ना, नायिका देवी, और भीम द्वितीय पढ़ा था हमने, उसका भाई। यहाँ पहली हार के बाद ये बैठा थोड़ी, ये बार बार आता रहा, और इस हार के बाद बड़ी हार इसने 1191 में देखी, लेकिन इसके बाद फिर हार नहीं देखी, 2 ही हार हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं, टिक कर लो। अनहिलवाड़ नगर गुजरात व्यापारियों के लिए तीर्थ स्थान के समान था, यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम व्यापारी रहते थे। यहाँ लिख लो 1178 में गौरी को हराया, तो तुम्हें याद आ जाएगा अनहिलवाड़ का युद्ध, 1178 में गौरी को हराया, ये इसकी पहली हार थी गौरी की भारत में। नेक्स्ट देखना, देवगिरी के लोग अधिकतर व्यापारी थे। देवगिरी कौन सा, महाराष्ट्र वाला, याद करो जब इसके चाचा राजा थे तब भी ये देवगिरी अभियान पे गया था, लेकिन वहाँ ये प्लान करके आया कि जाते ही इसको मार दूंगा, और फिर जब खुद राजा बना तब भी वहाँ गया। लेकिन वहाँ कब गया, जब इसने 2 इलाके जीत लिए, कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, जो पानी के इलाके, यहीं से तो व्यापार था, और इनको जीत के फिर इसने रूट पकड़ा ये वाला। इनको तो इसने बर्बाद किया, क्योंकि उन लोगों ने नवीन मुसलमानों को शरण दी थी, एक अपनी बेटी को लेकर राजा देखो रामचंद्र के यहाँ गया, इसको इसने छत्र भिजवाया, याद है, और इसको मुद्रा भिजवाई, इसको, हाँ, इसको माफ भी कर दिया, राम रायन की उपाधि दी। क्यों किया इसने ऐसा, दक्षिण की तरफ एंट्री, तो बहुत चालाक आदमी था अकबर, इसलिए इसको कहते हैं इन कारणों से, ये टिक कर लो। देवगिरी के लोग अधिकतर व्यापारी थे जो रत्नों का व्यापार करते थे, ठीक है, आगे बस पढ़ लो। यहाँ के रंग बिरंगे वस्त्रों की तुलना अमीर खुसरो ने रंग बिरंगे फूलों से की है। बंगाल टिक करना चावल और रेशम के लिए प्रसिद्ध था। अगले पेज पर आ जाओ, इसमें तीसरा पॉइंट टिक करना, ईरान से भारत में अंगूर आता था। याद है एक राजा सूखे मेवे मंगवाएगा आगे, पहले भी मंगवाए थे, कौन था वो, जिसका पुराने टाइम में मेगास्थनीस, किसकी बात हो रही है, चंद्रगुप्त मौर्य की, जिसका बेटा कौन था, बिंदुसार। याद है, बाहर के राजा को कहेगा मुझे एक राइटर दे दो, शराब दे दो और अंजीर भिजवा दो, तब से आ रहे हैं, ये टिक कर लो। ईरान से भारत में अंगूर आता था। इब्न बतूता जो कहाँ का है, मोरक्को अफ्रीका का, के अनुसार
भारत आने वाले विदेशी यात्रियों द्वारा भेंट में लाई गई वस्तुओं में सूखे मेवे प्रमुख होते थे। यानी ड्राई फ्रूट्स हमारे एंशियंट काल से हम बाहर से मंगवा रहे हैं। बिंदुसार ने भी ड्राई फ्रूट्स की डिमांड की थी, सूखी अंजीर है ना, मीठी सूखी अंजीर, तो वो ड्राई फ्रूट था। एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना, सूती वस्त्र। क्या हमारे यहाँ कॉटन का काम पहले से था? बहुत पहले से, हड़प्पा के टाइम से। अंडरलाइन कर लो। भारत में सूती वस्त्र उत्तम किस्म का होता था, जिसे अनेक देशों में निर्यात किया जाता था, इसलिए हमारा नाम था सिंडोन, इसी के कारण। अगला टिक करना, बाबरनामा। बाबरनामे में पीछे क्या पढ़ा हमने, क्या था? रहट का जिक्र, पानी निकालने के लिए। बाबरनामा में भारतीय श्वेत वस्त्रों की अत्यधिक प्रशंसा की गई है। इस बाबर ने हमारे वाइट कपड़ों की और हमारे रहट की, और एक नीचे राजा था कृष्णदेव राय, इसकी बहुत बड़ाई की, और कोहिनूर हीरे के लिए भी लिखा इस किताब में। नेक्स्ट टिक करना, एक पॉइंट छोड़ के अगला। इसके अतिरिक्त जड़ी बूटियाँ, मसाले, शक्कर, ये सब हम बाहर भेजते थे। शक्कर कैसे भेजते होंगे? गुड़ ये बहुत था, गन्ना बहुत था, और मसाले क्योंकि केरल रिच था, और जड़ी बूटियाँ तो पुराना हमारे यहाँ पे कल्चर देखो, वो वैद्य थे ना, चरक था, सुश्रुत था, जीवक था, तो उनसे हमें पता था। नेक्स्ट चेक करना, प्रारंभ में दिल्ली सुल्तानों ने भारत में प्रचलित सिक्कों को अपनाया, इसलिए मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर उसका नाम, और दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की आकृति। इसने ऐसा क्यों किया? ताकि हमें क्या लगे कि हमारे देश, हमारे धर्म का रक्षक है। इससे पिछले ने क्या किया था? चक्र स्वामी की मूर्तियां तोड़ी, तो हमारे मन में एक नेगेटिव वो था भाव, उसको ठीक कर दिया इसने। नेक्स्ट टिक करना, मोहम्मद बिन तुगलक ने, पढ़ लो बस, मुद्रा संबंधी महत्वपूर्ण प्रयोग किए। क्या प्रयोग किया मोहम्मद बिन तुगलक ने? सांकेतिक मुद्रा, जैसी आज चल रही है। धनवानों का युवराज कहता है इसको एक आदमी, एडवर्ड टॉमस, धनवानों का युवराज। लेकिन बाकी लोग क्या कहते हैं? पढ़ा लिखा मूर्ख बादशाह था ये। उसने सोने का नया सिक्का चलाया, जिसे इब्न बतूता दिनार कहता था। दिनार सोने का, लेकिन सोने का फेमस नहीं है, फेमस है चांदी और तांबे के। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ के अगला भी टिक करना, फिरोज तुगलक ने अद्धा और विक, ये दो सिक्के चलाए थे। हमने 5 सिक्के पढ़ लिए मेन, एक जीतल, टका, अद्धा, विक और शंशगनी। याद है? शंशगानी और शशगनी वही है। नेक्स्ट टिक करना, तांबे के सिक्के को सल्तनत काल में स्टार्टिंग में दिरहम भी कहा जाता है, दिरहम। इसके बाद आ जाओ शब्दावली पे, मेन टिक करना, अक्ता के ऊपर इक्ता लिख लो, इक्ता। अक्ता भी यही है, इक्ता भी यही है। क्या था इक्ता? अपने आप बताओ। इक्ता बेसिकली एक प्रॉपर्टी थी। जैसे गांव क्या है, तुम क्या कहोगे? गांव क्या है? एक टेरिटरी है। ऐसे ही इक्ता, मान लो ये इक्ता है, इसमें ढेर सारे गांव पड़ेंगे। तो जो आदमी राजा के पास, अब राजा पूरी जगह कैसे जाए? अब जो दिल्ली बैठा है वो हांसी के अंदर गांव में थोड़ी जा सकता है, तो उसने हांसी के पूरे इलाके को एक इक्ता बना दिया, और यहाँ इन पूरे गांव के ऊपर इक्तादार बना दिया। भाई इक्तादार, तू कलेक्ट करेगा टैक्स, चाहे गेहूं है, धान है, या जौ है, बाजरा है, सरसों या नगद है, तू यहाँ से सब कुछ कलेक्ट करके और कहाँ जमा कराएगा? दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में राजकोष है। तो अब राजा अपने आप नहीं जाएगा ना, वो हर बार किसी किसी को भेजेगा, उसने आदमी वहीं लगा दिया, भाई तुम वो इक्तादार, तुम पूरे साल देखो कितनी फसल, कितनी पैमाइश, उसका टैक्स मेरे पास जमा करा दो। तो इक्ता बेसिकली एक यूनिट है, एरिया की यूनिट है, और जो उसका मालिक है वो क्या बन गया? इक्तादार। स्टार्टिंग में क्या किया कि इक्तादार बना दिए इक्ता। भाई मान लीजिए कोई सैनिक है, तो उनको जमीनें दे दी, भारत खाली पड़ा था, इस जमीन में 4 गांव है, तेरी जमीन है ये, यहाँ से तू अपना कैसे ही सैलरी निकाल। अब वो आदमी जाए, लोगों को मारे पीटे, उनसे पैसा निकाले जबरदस्ती। तो स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट अच्छा था ना, बाद में इक्तादार जाके खराब हो जाएगा, परेशान करेंगे लोगों को। जैसे जमींदार का कॉन्सेप्ट था ना हमारा, आगे जाके आएगा जमींदार, ऐसे ही ये बनेंगे। देखो इसमें क्या बता रहे हैं, अक्ता या इक्ता हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास। ये भूमि का वो विशेष खंड था, एरिया था, अंडरलाइन कर लो, भूमि का विशेष खंड था जो सैनिक अधिकारियों को बांटे जाते थे, पर वे उस भूमि खंड के मालिक नहीं थे। क्या इक्तादारों को हटाया भी जा सकता था? रोज बदलते, जब मन करता उठा के वहां से वहां। क्या ऐसे ही जमींदारों को भी बदला जाता था? अंग्रेजों ने इक्ता व्यवस्था से ही बना दी थी हमारी जमींदारी। एक अगर तुमने सुना हो, सूर्यास्त का नियम था। क्या नियम था ये? इसको, हाँ, इक्ता और ये सेम है, बस नाम बदलेंगे। अंग्रेजों ने क्या किया, मान लो एक इस रूट पे 10 गांव पड़ते हैं, तो अंग्रेजों ने कह दिया भाई इन 10 गांव की भूमि बहुत उपजाऊ है, यहाँ से बहुत बढ़िया टैक्स आएगा, तो इसकी बोली लगेगी। अब मान लीजिए एक आदमी कहता है जी मैं यहाँ से एक साल में 1 लाख कलेक्ट करके आपको दे दूंगा,
और मैं बचा भी लूँगा और मैं अपने आप इस एरिया में सब कुछ मेंटेन कर दूंगा। दूसरा आदमी बोली लगाता है जी मैं इसके 1.5 लाख दे दूंगा, तो कंपनी को तो फ़ायदा किससे है कि जितनी ज़्यादा बोली जाए, तो वो कहेगी 1.5 लाख वाले को हम ये ज़मींदारी प्रथा के अंडर ज़मींदार मान रहे हैं। अब वो 1.5 लाख रुपए अपने घर से थोड़ी बनाएगा, वो कलेक्ट किससे करेगा? इनको मारेगा, पीटेगा, जबरदस्ती जितनी बोरी इनके पास उनको छीन के ले जाएगा। यानी किसान तो मर गया, किसान के बदले पैसा किसकी जेब में जा रहा है? लेकिन जमींदार रख थोड़ी सकता है उस पैसे को, किसको दे के आएगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो सबसे बड़ा फायदेमंद किसका सौदा रहा ये? बीईआईसी का। ना बीईआईसी को गांव में आना, ना किसी के साथ माथापच्ची करनी, ना लूटना, ना खसोटना, सारे काम कौन कर रहा है? जमींदार। और जमींदार कितना मूर्ख है कि उस टोटल इनकम का सिर्फ उसको एक हिस्सा मिलेगा, 1/11, और 10/11 वो शाम को कहाँ जमा कराएगा? एक दिन दिया जाता है, एक तारीख नियत की जाती। मान लो मैं कह दूं भाई 10 फरवरी तक ये जमा कराना है, अगर 10 फरवरी की शाम तक वो आदमी नहीं आया ना पैसे लेके, तो फिर वो 11 तारीख को हट गया, वो जमींदार नहीं है, अब नया जमींदार है जो बोली लग के फिर से आएगा। तो उस आदमी के सिर पे हर टाइम तलवार है कि मुझे पैसा कलेक्ट करके दिल्ली पहुंचाना है, बीआईसी कलकत्ता दे के आना है। वो आदमी इन लोगों पे खूब जुल्म ढहाएगा क्योंकि उसके सिर पे भी तो तलवार है ना, भाई तुम पैसा दोगे तभी तो मैं कलेक्ट करके उनको दूंगा, तुम मुझे पैसा नहीं दोगे मैं कहाँ से लाऊंगा? इसीलिए जमींदार सोचता है कि मैं हीरो हूं, लेकिन रियलिटी में उसकी कोई औकात नहीं है। कौन से नियम के कारण? जैसे ही शाम ढली और तूने अगर किसी से पैसे इकट्ठे नहीं किए तो अपनी जेब से भर, और नहीं भरता तो यहाँ से हट। यानी ये हस्तांतरण है, यही सेम चीज है इक्ता। तो वे उस भूमि खंड के मालिक नहीं थे, केवल उसके लगान का उपभोग कर सकते थे। इसके बाद ये छोटे शब्द हैं, तुम्हारे पेपर में नहीं आएंगे। अगले पेज पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल मिलेगा तुम्हें, पूरा टेबल देखो, इसमें 12 लिखे हैं। तुम्हें 12 नहीं याद करने पर मेन टिक करेंगे। ऊपर से दूसरा टिक करो, दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग है, बलबन ने बनाया, लिख लो यहाँ बलबन। बलबन, इसका काम पढ़ लो। सैनिकों की भर्ती, सैनिक अभियानों का आयोजन, सैनिकों का वेतन निर्धारण, सैन्य निरीक्षण। तो दीवाने अर्ज किसके टाइम में बना? बलबन के टाइम में। इसके बाद छठे नंबर पे आ जाओ, दीवाने मुस्त खराज। खराज हमने क्या पढ़ा? टाइप ऑफ टैक्स है, ये टिक कर लो। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पूछेंगे किसके टाइम में हुआ? इसका काम देखना, बकाया करों की वसूली करना, राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों का हिसाब रखना। फिर 8वां टिक करना, दीवाने अमीर कोही। कोही को कर लो, दीवाने कोही पढ़ा था हमने, कृषि, वही है, टिक कर लो कृषि विभाग। मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। आगे पढ़े, कृषि के तहत भूमि का विस्तार करना, माल गुजारी व्यवस्था को सुदृढ़ करना। 9 टिक करना, दीवाने खैरात। खैरात क्या था? विधवा महिलाओं को, गरीबों को मुफ्त में बांटना कि भाई उनका काम चल जाए। दीवाने खैरात टिक करना, दान विभाग था, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। क्यों बनाया पढ़ लो, गरीब मुस्लिम कन्याओं का विवाह करना, विधवाओं और अनाथों की मदद करना। दीवाने इस्तेहाक टिक कर लो, पेंशन विभाग था, फिरोज तुगलक ने स्थापित किया। दीवाने बंदगान टिक कर लो, दास विभाग था, फिरोज तुगलक। फिरोज के बारे में हमने दासों के लिए क्या पढ़ा? 1,80,000, यहाँ लिख लो। दीवाने बंदगान इसी ने बनाया था, 1,80,000 दास थे इसके सर्वाधिक, 1,80,000 दास। और नायब ए मुमालिकात या ममलिकात किसके टाइम में बना था ये? बहराम शाह के टाइम में। क्यों बना था? क्योंकि ये कमजोर था, रजिया का मर्डर कर दिया और फिर कठपुतली बना दिया। ये 40 में से एक आदमी क्या बन गया? नायब। और इसने नायब का मर्डर कर दिया। कौन था वो? एतगीन। लेकिन फिर देखो बलबन नायब बना और बलबन ने 20 साल नायब की पोस्ट पे काम किया और फिर फाइनली जाके अपने आप बन गया सुल्तान, और नायब भी खत्म और 40 भी खत्म। ये टिक कर लो, मुमलिकात या ममलिकात, बहराम शाह। यहाँ लिख लो फर्स्ट नायब एतगीन था, इसने तो मर्डर किया था उसका, फिर इसको भी मार दिया 2 साल बाद, 40 से 42 में मार दिया था ये। तो नायब ए ममलिकात में टिक करना, सत्ता का केंद्र बिंदु बन गया। किसने खत्म की पोस्ट? बलबन ने, लिख लो यहाँ, समाप्त बलबन ने। इल्तुतमिश ने बनाई थी 40, खत्म किसने की? बलबन ने। इसके बाद नीचे देखो पॉइंट्स हैं। 5वां टिक करना, जिम्मी कौन लोग थे? किसी देश पर विजय पाने के बाद भी जो प्रजा इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करती, जजिया देना स्वीकार कर लेती, यानी गैर मुस्लिमों को क्या कहते हैं? जिम्मी। ये नाम निकाल रखा था इन्होंने, नेगेटिव चीज थी इनके पार्ट पर। अगले पेज पर आ जाओ, वक्फ। कभी सुनाओ वक्फ बोर्ड की जमीन? वक्फ बोर्ड क्या थे? ये इस्लाम धर्म के धार्मिक स्थल बनाने के लिए
कुछ भूमि बना ली। आज 2021 में भी वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं हर शहर में, आपको सोनीपत पाए हर जगह मिल जाएंगी। वक्फ बोर्ड जो है ना, वक्फ बोर्ड ये धर्म से जुड़ी चीज़ों पर इसका कब्जा था उस टाइम पर, और आज तक आप इसको छीन नहीं पाए, क्योंकि आपके देश में पंथ निरपेक्षता है और आपके देश में हर किसी को हक है अपनी धार्मिक प्रॉपर्टी को सहेजने का। ये टिक कर लो, वक्फ वो धन संपत्ति या भूमि जो धार्मिक कामों के लिए सुरक्षित कर दी जाती थी। तो आज तक वक्फ बोर्ड की ज़मीनें एज इट इज़ पड़ी हैं खाली, उनकी कीमत करोड़ों में है पर उनको बेच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक ज़मीन है। इसके बाद 5वां पॉइंट टिक करना, हुलिया। क्या था, किसका हुलिया लिखते हैं? सैनिकों का। भाई हाइट, हेल्थ, रंग, रूप, सब कुछ। ये टिक कर लो, सैनिकों का पूर्ण विवरण। शशगनी या शंशगनी क्या थे? ये सिक्के। टिक करना, चांदी का एक छोटा सिक्का 6 जीतल के समकक्ष था। जीतल मतलब तांबे का सिक्का, मतलब 6 तांबे के सिक्के की वैल्यू होंगी ना, उतनी इसकी एक की थी। ये किसने चलाया? शंशगनिया, फिरोज शाह तुगलक। लिख लो यहाँ, फिरोज शाह ने। फिरोज शाह ने बहुत सारे अच्छे काम किए थे पर कुछ गड़बड़ियां भी की थी, इसलिए सल्तनत काल का अकबर कहलाता है। अधिकारी तुम्हारे पेज में इसमें कुछ पूछ सकते हैं। 11वां टिक कर लो, 11वां, शहनाए मंडी। मंडी से जुड़ा काम किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अंडरलाइन कर लो। बाजार मूल्य नियंत्रण, बांट माप की जांच करना। दीवाने रियासत, बाजार पर नियंत्रण रखना। 14वां टिक करना, मुहत्सिब, लोगों को के आचरण पर नजर। पढ़ा था ना हमने, जैसे उसने, नहीं गुप्तचर नहीं है ये वो हैं जो अच्छी शिक्षा देते हैं। गुप्तचर तो अलग आदमी है, जैसे वो नहीं थे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, क्या नाम, महामात्र, धम्म महामात्र, ऐसे ही ये हैं, इनको मुहत्सिब कहते हैं। मुहत्सिब लोगों के आचरण पर नजर, जो गलत चरित्र ना हो लोगों का, उसके लिए काम करे। 17वां टिक कर लो, काजी उल कुजात। काजी कौन था? न्याय विभाग का। और 20वां टिक कर लो, कोतवाल, शहरों में शांति के लिए। याद है एक का दोस्त कोतवाल था, अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली का कोतवाल। क्या 2 काम कर रहा था? धर्म चलाऊंगा और विश्व विजय। उसने कहा ये तेरे काम नहीं है, बच गया था ये। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, लास्ट, चर्चित पुस्तकें। ऊपर से दूसरी टिक करना, जयदेव। ये नाम हमने सुना था ना, जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में। लक्ष्मण सेन वो जो किससे लड़ा था? जो लड़ा था, नहीं बख्तियार खिलजी से लड़ा नहीं, भाग गया था। लड़ा किससे था? जयचंद से। जयचंद हारा, तो सोचो जयचंद कमजोर होगा, लक्ष्मण सेन ताकतवर, और उस लक्ष्मण सेन को एक नौकर ने हराया जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी गौरी के नजरों में। गौरी के तो 3 ही मेन आदमी थे ना, यलदौज, कुबाचा, ऐबक। ये तो फालतू का एक आदमी था, इसने हरा दिया। और ये बड़ाई करता था, ये जो जयदेव ने लिखी है गीत गोविंद, इसमें उनकी बड़ाई कर रखी है, लक्ष्मण सेन। लिख लो यहाँ, लक्ष्मण सेन के दरबार में। ये कौन सा काल की शुरुआत थी? मध्यकाल की स्टार्टिंग थी ये, जब पाल वंश, ये सैन वंश कहाँ उभरे थे? बंगाल में। इसके बाद जयचंद्र टिक कर लो, हम्मीर महाकाव्य लिखा है जयचंद्र ने, हम्मीर। नीचे से चौथा टिक करना, फिरोज तुगलक, फतुहात उस फिरोजी, अपने लिए लिखी। और बस इसका लास्ट टिक करना सेकेंड हाफ में, बाकी इतनी सारी याद नहीं होंगी। अमीर खुसरो में टिक कर लो, कितने सुल्तानों के साथ काम किया? तो हर एक की किताब लिख दी एक एक बड़ाई करने के लिए, सारी नहीं याद करनी, एक आधी टिक कर लो। तुगलक नामा, ये इंपॉर्टेंट है, बस तुगलक नामा। कब से कब तक का काल देखा इसने? गुलाम, खिलजी, तुगलक। यहाँ लिख लो ये लाइन, लिखो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। 3 दिल्ली सल्तनत के वंश देखे हैं इसने, गुलाम, खिलजी, तुगलक। गुलाम का तो खैर एंड बराबर आ गया था, क्योंकि किसके टाइम में था? बलबन का बेटा। तो बलबन का बेटा तो बलबन का एंड ही तो था। और बलबन का बेटा फिर 86 में बलबन चला गया, और फिर उसके बाद 4 साल बाद खिलजी आ गए। कितने साल रहे? 30 साल। और फिर तुगलक आ गए, लंबे नहीं टिके, इसलिए 3 सुल्तानों का। चलो आज हमने ये कर लिया। कल तो इसको देख लेना, ले आना, क्या पता कल मैं भक्ति आंदोलन का टॉपिक शुरू करा दूं। एक भक्ति आंदोलन है अगला।